23 मई 1977 मंडे को करीब 9 बजे नीदरलैंड की पटरियों पर एक येलो पैसेंजर ट्रेन यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जा रही थी कि तभी उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने इस ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी, जिससे ये ट्रेन अचानक से डी पुंत विलेज के पास रुक गई। दरअसल ये आदमी उन 9 आर्म्ड हाईजैकर्स में से एक था जो कि ये ट्रेन हाईजैक करने आए थे। जैसे ही ट्रेन रुकी तो इन 9 हाईजैकर्स ने ट्रेन में अपनी अपनी पोजीशंस ले ली और इस ट्रेन में सवार लगभग 50 लोगों को हॉस्टेज बना लिया। ट्रेन को अपने कंट्रोल में लेने के बाद उन्होंने सारे हॉस्टेजेस को न्यूज़पेपर की मदद से ट्रेन की विंडोज को कवर करने के लिए बोला, जिसके बाद ज्यादातर हॉस्टेजेस विंडो पर पेपर लगाने लग गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस ट्रेन से सुरक्षित भागने में कामयाब हो गए और इन्होंने जाकर अथॉरिटीज को इसके बारे में बता दिया। लेकिन इसी वक्त यहाँ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर बोवंस मिल्डे के विलेज में 4 और आतंकवादियों ने एक प्राइमरी स्कूल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया, जहां तकरीबन 105 बच्चे और 5 टीचर थे, जिन्हें ये आतंकवादी अपने हथियारों से डरा रहे थे और इनको अपनी बात मनाने के लिए फोर्स भी कर रहे थे। इन्होंने भी ट्रेन की जैसे सभी हॉस्टेजेस को स्कूल की विंडोज को न्यूज़पेपर की मदद से कवर करने के लिए बोला, ताकि कोई भी बाहर खड़ा आदमी अंदर क्या चल रहा है ये ना देख पाए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बाहर पुलिस आ गई, जिन्होंने यहाँ आते ही देखा कि स्कूल की खिड़कियां अखबारों की मदद से ढकी हुई थी, लेकिन वो बच्चों के चिल्लाने की आवाजों को सुन पा रहे थे। ये सिचुएशन पुलिस के लिए काफी डराने वाली थी, क्योंकि वो बच्चों की जिंदगी के साथ डील कर रहे थे और साथ ही ट्रेन की हाईजैकिंग से भी पुलिस दोनों जगहों को सीज कर लेती है। इसी के साथ ही काउंटर टेररिज्म स्पेशल फोर्सेस AKA डच मरीन भी दोनों जगहों पर पहुंच जाती है और इन दोनों ही जगहों को घेर लेती है। ये कमांडो की टीम स्पेसिफिकली ऐसी ही सिचुएशंस के लिए हाईली ट्रेंड होती है, जैसे हॉस्टेज रेस्क्यू और टेररिस्ट अटैक के लिए। लेकिन खैर स्कूल की साइड पर पुलिस अपना पहला काम करती है, फोन लाइन को टेररिस्ट तक बिछाना। दरअसल ऐसी हॉस्टेज क्राइसिस में पुलिस सबसे पहले एक कम्युनिकेशन वे बनाती है, ताकि वो टेररिस्ट की डिमांड्स को जान पाए और समझ पाए कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहे हैं। इस चीज को करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर स्कूल की तरफ जाने लगा, अपने साथ एक वायर्ड टेलीफोन को लेकर। लेकिन जैसे ही वो बहुत ही ज्यादा स्कूल के पास पहुंच गया तो एक टेररिस्ट ने उस ऑफिसर के ऊपर ओपन फायर स्टार्ट कर दिया। ऑफिसर के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय पीछे हटने के। मरीन भी इस समय कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो डायरेक्ट ऐसे ही टेररिस्ट पे गोलियां नहीं चला सकती थी, क्योंकि स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ मरीन्स ने ट्रेन के पास एक कमांड सेंटर बना दिया, ताकि वो दोनों जगहों पर कमांड दे सके। अथॉरिटीज ये जानने के लिए बेताब थी कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, लेकिन टेररिस्ट उनसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन कमांड सेंटर में मरीन अपना एक इमरजेंसी प्लान बनाने लग गई। उनका इमरजेंसी प्लान ये था कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो वो तुरंत दोनों जगहों पर हमला कर देंगे और डायरेक्ट ओपन फायर स्टार्ट कर देंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट को मारा जा सके। जैसे ही पहले दिन की रात हुई, फिर भी टेररिस्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मरीन दोनों जगहों के ब्लूप्रिंट देखने लग गई, ताकि वो दोनों जगहों से अच्छी तरीके से वाकिफ हो सके, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि आखिर ये टेररिस्ट है कौन। क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या वो केवल हिंसा चाहते हैं, या फिर वो कोई बेवकूफ है। मरीन को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अगले दिन वो इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सुबह हुई तो एक फोन टेक्नीशियन ट्रेन के पास गया, अपने साथ सिर्फ एक फोन को लेकर। इस टेक्नीशियन ने केवल अंडरवेयर पहना हुआ था, ताकि वो टेररिस्ट को ये भरोसा दिला सके कि वो यहाँ पर बिना हथियारों के आया है। हालांकि ये चीज काम भी कर गई, क्योंकि टेररिस्ट ने वो फोन एक्सेप्ट कर लिया और एक लेटर भी उस फोन टेक्नीशियन को पकड़ा दिया। ये लेटर स्पेशली डच गवर्नमेंट के लिए था, जिसमें टेररिस्ट के द्वारा उनकी डिमांड्स लिखी हुई थी। तो दरअसल ये टेररिस्ट साउथ मलक्कन नेशनलिस्ट थे, जो कि चाहते थे कि अथॉरिटीज उनके 21 मलक्कन कैदियों को छोड़ दे, जिनको उन्होंने 1975 के हॉस्टेज क्राइसिस में पकड़ा था। और साथ ही गवर्नमेंट अपने सारे रिलेशंस इंडोनेशिया
इंडोनेशिया की सरकार के साथ खत्म कर दे। वो ये भी चाहते थे कि जो वादा डच सरकार ने हमारे लोगों के साथ किया था उसको पूरा भी किया जाए। लेकिन आखिर ये कौन से वादे की बात कर रहे थे? इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है। मलक्कन लोग जो कि मलक्को आइलैंड से आते थे, ये आइलैंड इंडोनेशिया की टेरिटरी में ही आता है और उस समय ये आइलैंड अपने मसालों के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। इसीलिए डच ने या फिर कहे तो नीदरलैंड ने यहाँ के आइलैंड पर 300 सालों तक राज किया और यहाँ के रिसोर्सेज का फायदा उठाया। जहाँ उस समय इसे डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था, लेकिन इंडोनेशिया डच से आजादी चाहता था कि तभी उनका ये काम जापान ने कर दिया, क्योंकि 1942 में जापान ने इंडोनेशिया में इन्वेजन कर दिया और डच से सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। लेकिन 3 सालों के बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जापान ने हार में मान ली और सरेंडर भी कर दिया। इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए इंडोनेशिया ने तुरंत अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, लेकिन इसको आज भी वैलिड क्लेम नहीं माना जाता, क्योंकि इसके बाद डच ने वापस से इंडोनेशिया पर कंट्रोल जमाने की पूरी कोशिश की और ये कोशिश 4 सालों तक चली। और इसी वक्त कई सारे मलक्कन लोग रॉयल नीदरलैंड ईस्ट इंडीज आर्मी में थे, यानी डच की तरफ से, और अपने ही देश इंडोनेशिया की अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनको लगा कि अगर वो डच की तरफ से लड़ेंगे तो डच उनके लिए एक अलग स्टेट बना देगा, रिपब्लिक ऑफ साउथ मलक्को, RMS, जिसके खुद के अलग लॉज होंगे, अलग पहचान होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई सा भी दूसरा देश, इवन खुद इंडोनेशिया भी उन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वहीं नीदरलैंड भी मलक्कन लोगों के जरिए इंडोनेशिया पे कंट्रोल जमाना चाह रहा था, ये सोच के कि अगर वो उस देश के लोगों को अपनी तरफ कर ले तो इंडोनेशिया अपने आप हार मान जाएगा। इसीलिए नीदरलैंड पहले इन लोगों को प्रॉमिस कर देता है कि हाँ, हम आपके लिए एक अलग स्टेट जरूर से बनाएंगे। इस सपने के साथ उन्होंने ये वॉर लड़ा, लेकिन आखिर में साल 1949 में डच ने इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस को मान लिया और हार मान ली। लेकिन मलक्कन लोगों के नेताओं ने 1950 में RMS इंडिपेंडेंट स्टेट की घोषणा कर दी कि आज से वो एक अलग स्टेट है, लेकिन इंडोनेशिया ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि इंडोनेशिया के लिए मलक्कन लोग गद्दार थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ जंग लड़ी। और इसी के साथ ही इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को डर था कि अगर मलक्कन लोगों को स्वतंत्रता दे दी गई तो बाकी के दूसरे इलाके भी सेपरेट स्टेट्स की मांग करेंगे। इसके बाद मलक्कन लोग इंडोनेशिया में खतरा महसूस करने लग गए, इसीलिए डच गवर्नमेंट ने उनको अपने देश नीदरलैंड में बुला लिया। उनका कहना था कि वो मलक्कन लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं और कुछ समय बाद वो RMS स्टेट की मांग के लिए भी स्टेप्स उठाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने वादे को कभी पूरा ही नहीं किया और नीदरलैंड में लाए गए मलक्कन लोगों को भी कभी सिटीजनशिप दी ही नहीं गई, जिसके चलते मलक्कन लोगों को लगने लग गया कि नीदरलैंड ने उनका यूज करके उनको छोड़ दिया। इसीलिए उनमें से कई सारे मलक्कन नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट करने लग गए, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा था। इसीलिए वो ऐसी हाईजैकिंग और टेररिज्म फैलाने लग गए जिससे उनकी डिमांड्स इंटरनेशनल स्केल तक ले जाई जा सके और इंडोनेशिया पर प्रेशर बनाया जा सके, जिससे वो उनके लिए एक सेपरेट स्टेट बना दे। लेकिन खैर, ट्रेन में मौजूद हाईजैकर्स ने आखिर में एक जेट एयरक्राफ्ट की भी डिमांड करी, जो कि उनको और छोड़े गए प्रिजनर्स को उनके द्वारा चुनी गई जगह पर ले जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ये सारी डिमांड 25 मई 1977 के करीब 2 बजे से पहले पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो वो स्कूल और ट्रेन दोनों को एक साथ उड़ा देंगे। जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें देखी तो उन्होंने तकरीबन 2000 मरीन सोल्जर को दोनों जगहों पर तैनात कर दिया। लेकिन आखिर हाईजैकर्स ने ये डेडलाइन क्यों रखी थी? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि 25 मई को डच नेशनल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे और हाईजैकर्स इस दिन को गवर्नमेंट के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनाने के लिए यूज कर रहे थे। हालांकि नेगोशिएटर फोन की मदद से हाईजैकर को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वो उनको बार बार खाना और पानी के लिए पूछ भी रहे थे। लेकिन हाईजैकर इन सारी चीजों को लेने के लिए मना कर रहे थे और केवल एक ही रट लगाए हुए थे कि हमारी डिमांड्स पूरी करो। लेकिन नेगोशिएटर का कहना था कि जब तक तुम बच्चों को नहीं छोड़ोगे तब तक हम तुम्हारी कोई सी भी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। लेकिन तभी हाईजैकर्स ने एक और डिमांड
भी रख दी जिसको गवर्नमेंट भी फुलफिल करना चाहती थी। दरअसल हाईजैकर ने उनसे कहा कि उनको ट्रेन से स्कूल तक एक टेलीफोन कनेक्शन चाहिए ताकि वो अपने स्कूल के साथियों के साथ कांटेक्ट में रह सके, और गवर्नमेंट ने उनकी ये डिमांड पूरी भी कर दी क्योंकि इस चीज के चलते गवर्नमेंट टेररिस्ट की आपसी बातचीत को अच्छे से सुन सकते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनकी बातें सुनी तो वो केवल कोड वर्ड में बात कर रहे थे जिससे वो आखिर एक दूसरे को क्या कह रहे हैं अथॉरिटीज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 25 मई को जब 2 बजने वाले थे तो बच्चों के पेरेंट घबरा गए और पैनिक होने लग गए क्योंकि इस वक्त वो स्कूल के अंदर जाना चाहते थे क्योंकि उनको स्कूल के अंदर से अपने बच्चों की आवाजें कंटिन्यूअसली आ रही थी। सारे बच्चे स्कूल की विंडो से रोते हुए सिर्फ एक ही लाइन दोहरा रहे थे, वैनिश्ड वी वांट टू लिव। यहाँ वैनिश्ड एक डच पॉलिटिशियन था जिसको ये बच्चे मदद की पुकार लगा रहे थे। दरअसल टेररिस्ट ने इन बच्चों को ऐसा करने के लिए बोला था, लेकिन मरीन दोनों जगहों पर हमला करने के लिए रेडी थी। अगर यहाँ पर कुछ भी होता तो वो दोनों जगहों पर अटैक कर देते। सभी पेरेंट और अथॉरिटीज की नजर सिर्फ घड़ी पर थी कि कहीं 2 ना बज जाए, लेकिन जैसे ही 2 बजे तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि ये अच्छी खबर थी, लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ था और मरीन बिना किसी रिस्क के किसी की भी जान को गवाए इन टेररिस्ट को मारना चाहती थी। लेकिन मरीन के पास टेररिस्ट की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं थी जिसके चलते वो उन पर ऐसे फायर नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें स्कूल के अंदर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। इसके अगले दिन टेररिस्ट ने खाना अंदर भेजने की परमिशन दे दी और कमांडोज के लिए ये एक सुनहरा मौका था क्योंकि खाने की डिलीवरी के बहाने वो ये देख सकते थे कि आखिर वहाँ कितने टेररिस्ट हैं और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, वो आखिर किस तरह से अपनी पोजीशन से लिए हुए हैं, जिससे उनको थोड़ी अंदर की इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसी के साथ मरीन ने खाने के बॉक्सेस के अंदर लिसनिंग डिवाइसेस भी छुपा दिए और उन्हें अंदर भेज दिया। लेकिन टेररिस्ट को इन सारी चीजों की भनक लग चुकी थी, इसीलिए उन्होंने ना खाए जाने वाली चीजों को वापस से बाहर फेंक दिया। इसीलिए मरीन ने एक दूसरा डायरेक्ट रास्ता अपनाया। एक रात स्पेशल फोर्सेस का एक आदमी रेंगते हुए ट्रेन के पास पहुंच गया, जहां उसने ट्रेन के नीचे जाकर एक सेंसिटिव लिसनिंग डिवाइस से इंस्टॉल कर दिया। इस डिवाइस के जरिए वो आसानी से हाईजैकर्स की बातें और खुफिया जानकारी हासिल कर सकते थे क्योंकि ये डिवाइस ट्रेन की अंदर की बातचीत को डायरेक्टली पास के कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा था। हालांकि इसी के साथ मरीन ने ट्रेन के आसपास थर्मल कैमरास लगा दिए ताकि वो थर्मल इमेजेस कैप्चर कर सके। ये थर्मल कैमरास ट्रेन के अंदर की बॉडी हीट को डिटेक्ट करके उसे थर्मल इमेजेस में बदल सकते थे, जिसके चलते मरीन ने इन्हें यहाँ पर प्लेस कर दिया था ताकि वो हाईजैकर्स की मूवमेंट और पैटर्न का पता कर सके। हालांकि उन्होंने ट्रेन के पास ये तामझाम जरूर से कर दिया था, लेकिन उनको अभी भी ये नहीं पता था कि आखिर स्कूल के अंदर क्या चल रहा है। हाईजैक के चौथे दिन टेररिस्ट ने एक स्टूडेंट को रिलीज कर दिया क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा बीमार हो गई थी और हद से ज्यादा वॉमिटिंग करने लग गई और उसके मुंह और नाक से खून भी आने लग रहा था। इसीलिए टेररिस्ट ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ना जाने कैसे इस स्टूडेंट के बाहर जाते ही एक के बाद एक सारे स्टूडेंट बीमार पड़ने लग गए और वॉमिटिंग करने लग गए। जब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई तो एक टेररिस्ट डॉक्टर से बात करने के लिए राजी हो गया, जहां उसने फोन के जरिए अथॉरिटीज के डॉक्टर से बात की, जहां डॉक्टर ने उसे बताया कि शायद से ये मेनिनजाइटिस के लक्षण हो सकते हैं, जो कि एक तरीके का बेहद खतरनाक इन्फेक्शन होता है और अगर इसका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो कई सारे केसेस में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। इन बातों को सुनने के बाद भी टेररिस्ट ने बच्चों को रिलीज करने से इनकार कर दिया, लेकिन मरीन ने भी ये तय कर लिया था कि अगर बच्चों की कंडीशन और ज्यादा खराब हुई तो वो स्कूल पर हमला कर देंगे। लेकिन एक के बाद एक सभी बच्चों की हद से ज्यादा तबीयत खराब होने लग गई, जिसके चलते टेररिस्ट ने कुछ और बच्चों को भी रिलीज कर दिया। लेकिन 5वें दिन
लेकिन टेररिस्ट ने सभी बच्चों को छोड़ दिया। जब बच्चे बाहर आए तो एक मेडिकल टीम ने उनको चेक किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर उन्हें क्या हुआ है, लेकिन हैरानी के तौर पर उनको मेनिंजाइटिस के कोई से भी साइन इन बच्चों में नहीं दिखे और तो और मेडिकल साइंस के पास भी उनकी बीमारी की वजह नहीं थी जो ये बता सके कि आखिर ये बच्चे किस तरह से एक साथ बीमार हो गए थे। गवर्नमेंट ने ये कहा कि उन्होंने बच्चों के खाने में कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे बच्चे बीमार हो जाए, लेकिन इसके बाद सभी बच्चे बड़ी ही जल्दी से रिकवर हो गए और बच्चे मरीन को टेररिस्ट के बारे में बताने लग गए कि आखिर अंदर कितने टेररिस्ट मौजूद हैं, उनकी क्या क्या पोजीशंस हैं और वो कहां पर सोते हैं, सब कुछ। ये इंफॉर्मेशन मरीन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी क्योंकि अभी भी टीचर और प्रिंसिपल स्कूल के अंदर मौजूद थे। हालांकि ये बात सच थी कि अब टेररिस्ट बच्चों को उनकी डिमांड पूरी करने के लिए यूज नहीं कर सकते थे, इसीलिए अब वो उन लोगों का सहारा लेने लग गए जो कि अभी भी उनके कंट्रोल में थे। जैसे ही बच्चे रिलीज हुए तो अथॉरिटीज ने हाईजैकर्स के लिए लगाई गई स्कूल से ट्रेन तक की कम्युनिकेशन लाइन कट कर दी क्योंकि अब इस लाइन का ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं बचा था। नेगोशिएटर हाईजैकर से फोन पर लगातार बातें कर रहे थे और उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। लेकिन एक रात स्पेशल फोर्सेस ने ट्रेन के नीचे लगे लिसनिंग डिवाइस की मदद से सुना कि एक पैसेंजर हाईजैकर के ऊपर हमला कर देता है और दो हाईजैकर इस पैसेंजर को तुरंत मारने का ऑर्डर देने लग गए कि तभी एक तीसरा हाईजैकर आया और उसने इन दोनों हाईजैकर को ऐसा करने से रोक दिया। जब वो हाईजैकर उन्हें रोक ही रहा था तभी एक हाईजैकर ने उसका नाम पुकार दिया जो कि था मैक्स पपिलाया। स्पेशल फोर्सेस की नजरों में यही इस टीम का हेड था जो कि ये चीज बखूबी जानता था कि अगर वो एक भी हॉस्टेज को नुकसान पहुंचाएगा तो मरीन उन पर तुरंत अटैक कर देगी। हालांकि इस वक्त स्पेशल फोर्सेस थर्मल इमेजेस के जरिए हाईजैकर और हॉस्टेजेस की पोजीशन को देखने लग गई, जहां उनको पता चला कि सारे पैसेंजर्स को ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट में रखा गया है। अगर और विस्तार से समझा जाए तो उन्होंने लेडीज को 2nd कंपार्टमेंट में और जेंट्स को 3rd कंपार्टमेंट में रखा हुआ था और सारे हाईजैकर्स इन दोनों कंपार्टमेंट में नजर रख रहे थे। 90 दिन 31 मई को 2 साउथ मलक्कन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हसन टन और जोसिना समोकिल हाईजैकर से फेस टू फेस बात करने के लिए ट्रेन के अंदर गए ताकि वो इस मसले को पीसफुली सुलझा सके, लेकिन अभी भी सारे हाईजैकर अपनी डिमांड पर अड़े हुए थे। 5 जून 1977 को हाईजैकर्स ने 2 प्रेग्नेंट औरतों को रिलीज कर दिया जिन्होंने ट्रेन के अंदर की सारी जानकारी मरीन को बता दी। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद कई सारे हॉस्टेजेस अलग अलग हेल्थ इश्यूज से सफर करने लग गए, जिसके चलते डॉक्टर्स ने अथॉरिटी से कोई अर्जेंट एक्शन लेने को कहा ताकि हॉस्टेजेस को बचाया जा सके। 9 जून को हसन और जोसिना दोबारा से ट्रेन के अंदर गए क्योंकि उनकी पिछली नेगोशिएशन के चलते वो दोनों औरतें छूट पाई, इसीलिए वो इस बार वो बीमार हुए हॉस्टेजेस के लिए आए थे। लेकिन इस बार हाईजैकर ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और वो हद से ज्यादा गुस्सा होने लग गए और कहने लग गए कि अब अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो इस बार बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने एक्शंस लेने शुरू कर देंगे। लेकिन 11 जून 1977 की सुबह यानी हाईजैकिंग वाले दिन से करीब 20 दिनों के बाद एक आर्म्ड व्हीकल स्कूल की तरफ बढ़ती है और स्कूल के मेन गेट को तोड़ करके अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरे ऑफिसर इस वक्त स्कूल को हर दिशा से घेर करके तैनात थे। जब ये व्हीकल अंदर घुसा तो अंदर मौजूद टेररिस्ट और टीचर शॉक हो गए कि आखिर हुआ क्या। बच्चों की स्टेटमेंट के चलते मरीन इस वक्त ये अच्छी तरीके से जानती थी कि आखिर उनको बिल्डिंग की किस लोकेशन पर जाना है जहां उनको ये टेररिस्ट मिलेंगे। मरीन चिल्लाते हुए टेररिस्ट पर कंट्रोल करने लग गए ताकि हड़बड़ाहट में टेररिस्ट कुछ समझ ही ना पाए और हार मान ले, और वाकई ऐसा हुआ भी। सभी टेररिस्ट तुरंत रोने लग गए और कहने लगे डोंट शूट वी गिव अप। अब स्कूल पूरी तरीके से सिक्योर थी और सारे टीचर भी सेफ थे। स्कूल की साइड पर टेररिस्ट ने एक गोली तक नहीं चलाई, लेकिन काश ये चीज मैं ट्रेन साइड के लिए भी बोल सकता क्योंकि ट्रेन साइड पर स्कूल के मुकाबले ज्यादा हॉस्टेजेस थे और ट्रेन के अंदर स्पेस भी कम था। लेकिन मरीन भी ट्रेन की तरफ ढेर सारी प्लानिंग करके जा रही थी जो कि हाईजैकर्स के साथ साथ आपको भी शॉक कर देगी। मरीन पहले तो धीरे धीरे ट्रेन के जितने करीब जा
सकती थी उतनी चली गई, जहां राइफल शूटर्स ने भी अपनी अपनी जगह ले ली। लेकिन 4:48 पर एक जेट की तेज आवाज वहां पर गूंजने लगी और इस चीज को सुनते ही हाईजैकर घबरा गए कि तभी 2, 3, 4 तकरीबन 6 लॉकहेड F-100 4G स्टार फाइटर जेट्स बड़ी ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे ताकि वो एक तेज आवाज क्रिएट कर सके, और उन्होंने ये बखूबी किया भी। जैसे ही जेट्स नीचे आते तो वो अपने आफ्टर बर्नर्स को ऑन कर देते, जिससे एक एक्सट्रीमली हाई साउंड वहां पर क्रिएट हो गई। सभी हॉस्टेजेस और हाईजैकर कवर लेने लग गए क्योंकि वो इस वक्त डरे हुए थे कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। इसके बाद जेट्स ने ट्रेन के पास ढेर सारे स्मोक बॉम्ब भी डाल दिए, जिससे अंदर के लोगों के लिए बाहर देखना लगभग नामुमकिन हो गया था। तभी अचानक से मरीन की आर्म्ड कार और सोल्जर ट्रेन के बहुत नजदीक चले गए और ट्रेन पर अंधाधुंध फायर करने लग गए। इस शूटिंग के चलते 9 में से 6 हाईजैकर तुरंत मर गए। दरअसल मरीन को हाईजैकर्स की लोकेशन थर्मल इमेजेस के चलते पता थी, इसीलिए वो उन इलाकों पर शूटिंग करने लग गए। ये बात स्पष्ट थी कि जितना हॉस्टेजेस लेटे रहेंगे उतना वो इस फायरिंग से सेफ रहेंगे। मरीन ने करीब 15,000 बुलेट ट्रेन पर फायर की, जिसके बाद मरीन ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंच गई और उसे एक्सप्लोजिव से उड़ा दिया। कुल मिलाकर के 3 कमांडोज की अलग अलग टीम ट्रेन के अंदर घुसी थी। बचे हुए हाईजैकर्स ने मरीन पर फायर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसके रिप्लाई में मरीन ने भी उन पर फायर किया। ट्रेन में अब केवल एक हाईजैकर बचा था जो कि यहाँ से भागने की कोशिश करने लग गया, लेकिन मरीन के हाथों से भागना उसके लिए काफी मुश्किल था। जब मरीन वुमेन वाले कंपार्टमेंट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक हॉस्टेज इस शूटिंग में मारी गई। इसके बाद मरीन ने पूरी ट्रेन को अपने कंट्रोल में ले लिया और सभी ट्रेन में मौजूद हॉस्टेजेस भी अब सेफ थे। हालांकि 2 हॉस्टेजेस की जान इस इवेंट में जरूर से चली गई, लेकिन ज्यादातर हॉस्टेजेस सेफ बाहर निकल आए। इसके अलावा ट्रेन से 3 हाईजैकर और उनके दूसरे स्कूल के साथी भी बच गए, जिनको बाद में 6 से 9 सालों की सजा सुनाई गई। एक भी मरीन या सोल्जर की जान इस इवेंट में नहीं गई, जहां उन्होंने 158 हॉस्टेजेस को बचा लिया। इस रेस्क्यू मिशन को दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्क्यू मिशंस में से एक माना जाता है, जहां इम्पॉसिबल दिख रहे रेस्क्यू मिशन को सोल्जर्स ने पॉसिबल करके दिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सी यू सून।